हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीएसआईआर पाठशाला एंड आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम स्क्रैच। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। पहले बता देती हूँ कि ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है, जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले फ्यूचर में यूपीएससी, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और उसको बड़े स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, छोटी-छोटी टर्म्स का मतलब क्या है, तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाने वाली हूँ इसके अंदर, ठीक है? या तो जो बच्चे बैचलर्स में हैं, मास्टर्स में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, वो भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस? इसी से शुरू करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है, यानी पढ़ाई है। किस चीज़ की? गवर्नेंस की। अब आप ये पूछेंगे कि गवर्नेंस तो हमने सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इससे पहले हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, यानी कि ये वे लोग होते हैं, जो संस्थाएँ हैं, जो आपको दिखती हैं, जैसे कोर्ट, पुलिस, संसद, पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर्स। उसको सरकार को, यानी जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो उस गद्दी पर बैठे हैं, जहाँ से रूल यानी शासन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। उसके बाद है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? यानी शासन चलाने का तरीका, यानी रूल करने का क्या तरीका है, सरकार किस तरीके से रूल कर रही है। यह एक बहुत ही बड़ा शब्द होता है। इसका मतलब है सिर्फ सरकार नहीं होता इसका मतलब, बल्कि वो तरीका जिससे देश को चलाया जाता है, यानी सरकार किस तरीके से देश को चला रही है, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। ठीक है? इसमें जो है जनता, बड़ी कंपनियाँ, कॉर्पोरेशन या फिर कोई एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन भी शामिल की जाती हैं, जो फैसले लेने यानी कि देश के लिए बड़े-बड़े डिसीजन मेकिंग में सरकार का साथ देती है, उसको गवर्नेंस में गिना जाता है। गवर्नेंस अगर हम मोटा-मोटा देखें तो ये होता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और सरकार जो है कैसे चला रही है, सारे काम कैसे कर रही है, डिसीजन मेकिंग कैसे कर रही है, ठीक है? एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरिकल, एम्पिरिकल तरीके से और साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस से चला रही है। तो हम पढ़ते हैं कि एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? एम्पिरिकल का मतलब होता है डाटा, फैक्ट्स या फिर क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ एनालिसिस, यानी कि हम कभी जब किसी चीज़ की पढ़ाई हम साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस या फिर एम्पिरिकल बेसिस पे करते हैं, यानी कि हम नंबर्स को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि डाटा क्या है, डाटा क्या बोल रहा है, उस बेसिस पे जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। जब हम गवर्नेंस की पढ़ाई ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, नंबर, डाटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे करते हैं, तो हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है? तो हमने यहाँ पे 3 जो है वर्ड्स के बारे में पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस के बारे में पढ़ लिया, एम्पिरिकल के बारे में पढ़ा है एंड गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम ये समझेंगे कि अभी हमने गवर्नेंस को थोड़ा-सा और डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं गवर्नेंस होता क्या है। सबसे पहले, अब जैसे मैंने आपको अभी गवर्नेंस समझाया है कि पॉलिटिकल साइंस में गवर्नेंस रेफर करता है वो तरीके यानी प्रोसेसेस, सिस्टम, किस सिस्टम से इंस्टीट्यूशन बाय व्हिच एक सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट मैनेज करती है अपने अफेयर्स को, यानी किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं और अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाता है, यानी कि पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, उसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट, हमने अभी भी समझा कि सरकार किसे कहते हैं। उसके बाद है कि गवर्नेंस के की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। डिसीजन मेकिंग, इसका की एस्पेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन, एक्टर इन्वॉल्व्ड एंड अकाउंटेबिलिटी। चलिए एक एक करके समझते हैं इनको, इनका क्या मतलब है। डिसीजन मेकिंग यानी कि देश के लिए बड़े फैसले लेना और नीतियां कैसे ली जाती हैं, ये इसका एक एस्पेक्ट है गवर्नेंस का। ठीक है, बड़े बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं देश के लिए। इम्प्लीमेंटेशन यानी जो फैसले लिए गए हैं, जिन नीतियों पे काम हुआ है, उसको ज़मीनी स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और फिर उसको लागू कैसे किया जा रहा है। एक्टर्स इन्वॉल्व्ड, एक्टर्स मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो हैं, जैसे देश या किसी सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ सरकार नहीं होती है, जैसे नेता या पुलिस, वो भी शामिल नहीं होते हैं, जैसे उनके अलावा कुछ जो बाहर के खिलाड़ी भी होते हैं, कुछ जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं, वो सब भी इसमें डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनजीओज हो गया,
यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, प्राइवेट कॉरपोरेशन यानी कि प्राइवेट कंपनीज हो गई कुछ, जैसे कि टाटा, रिलायंस या कोई भी बड़ी कंपनी, इनके पास पैसा है और पावर है, इसलिए ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि अगर सरकार ने कोई गलती की है तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी ले रही है। तो ये गवर्नेंस के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, यानी कि फैसला लेना, फैसले को लागू करना, और इसमें जो फैसले लेने वाले लोग हैं उनको कौन कौन प्रभावित कर रहा है, उस फैसले को कौन प्रभावित कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, एनजीओज, ये सब। और फिर अकाउंटेबिलिटी, अगर सरकार ने कोई गलती की है तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी ले रही है, तो इसको भी अकाउंटेबिलिटी में हम गिनते हैं। अब इसी के साथ एक टॉपिक है जिसका नाम है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि सरकार को चलाने का अच्छा तरीका, गुड गवर्नेंस। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर सरकार अच्छी होगी तो क्या होगा, सब कुछ सच सच बोलेगी, यानी ट्रांसपेरेंट रखेगी, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेगी, यानी कि सब कुछ जो है पारदर्शिता तरीके से करेगी सरकार, जो है मतलब कि साफ साफ तरीके से काम करेगी। जनता को सच पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेपर को देते हो, अगर आपको उसके अंदर कम मार्क्स आते हैं, आपको लग रहा था कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो आप जो है आरटीआई फाइल कर सकते हो उसके लिए। तो इसको जो है ट्रांसपेरेंसी का तरीका बोलते हैं कि हाँ, कि हमारे पास जो है ट्रांसपेरेंट है गवर्नमेंट हमारे साथ, कि जो हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो हमें मिल रही है। ठीक है, उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस। क्या जो सरकार है वो पूरी जो पॉपुलेशन है उसको सुन भी रही है, सरकार जनता की दिक्कतों को सुने और तुरंत एक्शन ले, रिस्पॉन्स करे। इंक्लूसिविटी यानी कि गरीब या हो चाहे अमीर हो, सभी लोगों को समान तरीके से हक मिलना चाहिए, हर जाति या धर्म को के इंसान की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है सही तरीके से इस्तेमाल करना, देश के पैसे और संसाधनों की बर्बादी ना हो, सही जगह पे इस्तेमाल हो। हर मतलब देखो, संसाधन तो बहुत सारे हैं, पैसा है, टैक्स है, जिस तरीके से हम टैक्स भरते हैं क्या उसका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है या फिर उसको करप्ट तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो है गुड गवर्नेंस के कुछ फैक्टर्स हैं कि जो सरकार है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे, रिस्पॉन्स दिखाए, इंक्लूसिविटी करे और एफिशिएंसी यानी कि हर तरीके से अच्छे तरीके से काम करे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को समझते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ लिया है। हमने गवर्नेंस पढ़ ली, हमने गवर्नमेंट को समझ लिया, इसके की एस्पेक्ट पढ़ लिए और गुड गवर्नेंस को भी हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारा कि पॉलिटिकल साइंस यूनिक कैसे है। अब आप सोचो कि यार पॉलिटिकल साइंस इतने सारे सब्जेक्ट है लेकिन पॉलिटिकल साइंस यूनिक कैसे है इतना ज़्यादा। तो इसको यूनिक क्या बनाती है, इसका एक फीचर जो कि है पावर। पावर इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। कैसे? जैसे कि पावर, पहली बात तो आप ये समझो होती क्या है। पावर मतलब अगर आप शक्तिशाली हो तो यानी आप किसी से भी कुछ काम करा सकते हो। तो वही है, डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वन पॉलिटिकल एक्टर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया पॉलिटिकल एक्टर, पहले इसको समझ लेते हैं पॉलिटिकल एक्टर क्या होता है। अभी हमने पहले भी ये समझा था कि ये कोई भी हो सकता है जिसके पास पावर है या फिर जो सरकार के फैसलों को बदल सके, वो पॉलिटिकल एक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल या तो नेता या कोई भी पार्टी। नेता में कौन कौन आ सकता है, पीएम आ गया, सीएम आ गया, या फिर बीजेपी की पार्टी आ गई, कांग्रेस हो गया। ये जो है जो सीधे सरकार चलाते हैं और नियम बनाते हैं, ये पॉलिटिकल एक्टर है। यानी दूसरा हो गया प्रेशर ग्रुप, यानी जो है जैसे किसान यूनियन, जो आपको पता होगा कुछ काले कानून आए थे 2020 के अंदर, तो कुछ किसानों ने मिलकर एक यूनियन बनाकर बैठ गए। उन्होंने प्रेशर डाला सरकार के ऊपर कि हमारे जो ये जो कानून है वापस ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो, बहुत प्रेशर डाला तो सरकार ने वो वापस ले लिए। तो इनको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि एक ही कैटेगरी के लोग जब मिलकर प्रेशर बनाते हैं सरकार के ऊपर कि वो अपना फैसला बदल ले, तो उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। इसको भी एक पॉलिटिकल एक्टर के रूप में गिना जाएगा। नेक्स्ट होता है मीडिया या फिर एक्टिविस्ट, जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं, ठीक है, जो आंदोलन करके या खबरें दिखाकर जनता और सरकार की सोच बदलने की कोशिश करते हैं, उसको भी पॉलिटिकल एक्टर में गिना जाता है। यानी कि कोई अगर शॉर्ट में बोले तो राजनीति के स्टेज पर वो हर बंदा या फिर ग्रुप जो देश के नियमों और फैसलों पर असर डाल सकता है, उसको हम पॉलिटिकल एक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वन पॉलिटिकल एक्टर, यानी एक पॉलिटिकल एक्टर जब दूसरे एक्टर से जो मर्जी करवा सकता है तो उसको बोला जाता है पावर। अब जो पावर है उसको हम स्टडी करते हैं तीनों लेवल्स पे।
लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ये पावर जो है तीनों लेवल पर एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ओवरलैप करता है। ठीक है, तो जो एक एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पॉलिटिकल साइंस को ओवरलैप करता है। ठीक है, जबकि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट, जो ये दोनों सब्जेक्ट हैं, वैसे तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये इसको ओवरलैप करता है। कैसे ओवरलैप करता है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंस को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर सोच और आदर्श, यानी इसका पूरा फोकस जो होता है वो इस बात पर होता है कि चीजें कैसे होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ते हैं, इनका फोकस क्या है, आइडियाज और वैल्यूज पे। यानी कि वैल्यूज कैसी हो सकती है, अच्छी, बुरी। पर अगर हम देश की बात करते हैं तो वैल्यूज क्या क्या है, राइट्स, जस्टिस, फ्रीडम, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, राइट्स हो गया हमारे, जो भी हमारे राइट्स हैं हमारे, जो, और जस्टिस हो गया जैसे कि इंसाफ। इंसाफ क्या है, आज़ादी क्या है, फ्रीडम क्या है। ठीक है, क्या इससे सरकार की हर बात माननी चाहिए, क्या हमें उसके ख्याल और वैल्यूज और आदर्श की बात करता है। तो वो हो गया पॉलिटिकल फिलॉसफी। और पॉलिटिकल फिलॉसफी का कोर क्वेश्चन क्या है, ये जो है एक नॉर्मेटिव अप्रोच फॉलो करता है। यानी कि नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें समझाता है कि क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो वो फोकस करता है इंस्टीट्यूशन पे, बिहेवियर्स पे, यानी कि हकीकत पे और डाटा पे फोकस करता है। इसका फोकस इस बात पे होता है कि असलियत में क्या चल रहा है, व्हाट इज, ये नेताओं की के बर्ताव, सरकारी संस्था यानी इंस्टीट्यूशंस, और इलेक्शन के डाटा को स्टडी करता है। मतलब कि हवा हवाई बातें करने के बजाय फैक्ट्स पे ध्यान देता है, नंबर्स पे ध्यान देता है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थ्योरी बनाता है। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो ये है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। यानी कि व्हाट इज क्या है, नंबर्स हैं, व्हाट इज क्या है, डाटा है, व्हाट इज क्या है, थ्योरीज हैं, उस पर फोकस करता है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें, वो बात करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, उस पर बात करता है। तो ये है नॉर्मेटिव अप्रोच, ये है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। तो आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि ये किस किस पे फोकस करते हैं। इनके फोकस एरिया अलग है, इनके जो कोर क्वेश्चन है वो भी अलग है, और इनके जो मेथड है पढ़ने के वो भी अलग है। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव डाटा पे फोकस करता है, और ये रैशनलिस्टिक अप्रोच, यानी कि सोच कर जो है सोचने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस में क्या फ़र्क होता है। बेशक से पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे पॉलिटिकल फिलॉसफी ओवरलैप करती है, लेकिन इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं अभी हमने समझ लिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को। ठीक है, हमारी जो अंदर लोकल कंट्री के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसको पढ़ते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके। इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लॉ, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक थ्योरीज। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप्स के बारे में बात होती है जब कंट्री की, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन। मशीनरी की बात करते हैं, यानी किसी की सरकार के अंदर की जो मशीनरी होती है, रूल बनाने से लेके रूल इम्प्लीमेंट करने तक की जो मशीनरी होती है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लॉ, पब्लिक पॉलिसी। और जब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर आइडियाज की बात करते हैं, उसके आइडियाज की बात करते हैं, तो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में फ़र्क क्या होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए इंडिया और यूएसए। अब इंडिया में जो है, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास अ, सारी जो जितनी भी पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंशियल जो होता है वो एक बस एक
पपेट की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन यूएसए के अंदर जो है प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, जो डे टू डे डेली एक्सरसाइज और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास है। तो आप डिफरेंस देख लो, जब हम डिफरेंस और सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर संबंध कैसे हैं, उनके रिलेशन कैसे हैं कंट्री ए के और कंट्री बी, फॉर एग्जांपल इंडिया के और यूएसए के रिलेशन कैसे हैं, तो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब विद इन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और आर इंटरनेशनल रिलेशंस, सॉरी, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है वो है कंट्रीज के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं कंट्रीज के बीच में कैसे संबंध है। उसके बाद है, चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हम कौन सी फील्ड पढ़ते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ये अभी मैंने आपको बताया कंट्री के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, जैसे कि पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शंस पे बात करना, नेशनल गवर्नमेंट पे बात करना, स्टेट, रिलीजन, रीजनल, लोकल गवर्नमेंट की बात करना, इन सारे टॉपिक्स के बारे में जब बात होती है तो वो होती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिकल थ्योरी, अभी मैंने आपको बताया जो आइडियाज़ हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर, कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे कि कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये हो गया। उसके बाद है मशीनरी ऑफ अप्लाइड गवर्नेंस। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे गवर्नेंस होती है, कैसे सरकार चलती है। मैंने आपको बताया कि लॉ, कोई लॉ बनाने से लेके उसको इम्प्लीमेंट करने तक की, उसको एग्जीक्यूट करने तक का क्या प्रोसेस होता है वो समझते हैं। उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें होता है पब्लिक लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक लॉ में हम किस चीज़ की बात करते हैं, पब्लिक लॉ में हम पढ़ाई करते हैं सरकार की नीतियों की, योजनाओं की, सरकार देश के विकास, हेल्थ, ओह सॉरी, पब्लिक लॉ में हम बात करते हैं देश के कानून सिस्टम की पढ़ाई करते हैं। इसमें संविधान की पढ़ाई करते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन की, कोर्ट कचहरी की यानी लीगल सिस्टम की पढ़ाई करते हैं, सिविल राइट्स यानी कि नागरिक के अधिकारों की, और क्राइम जस्टिस नियम की हम बात करते हैं पब्लिक लॉ के अंदर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें किसकी बात की जाती है, जब हम आईएएस ऑफिसर्स, जो आईपीएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात की जाती है उनकी, ठीक है। तो ये जो है एक रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की पढ़ाई करना, ये एक मोस्ट प्रैक्टिकल फील्ड भी माना जाता है। सो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आपको यूपीएससी की पढ़ाई करनी है तो आपको इसकी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी यानी एग्जीक्यूट कौन करेंगे अब प्लान को। पब्लिक पॉलिसी यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि इसका मतलब है सरकार की नीतियाँ, योजना, सरकार देश के विकास, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस या पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के लिए जो भी नए नियम या स्कीम लाती है उन्हें ज़मीन स्तर पर कैसे लागू करती है, उसकी स्टडी करने के लिए हम पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कैसे ये सारी पॉलिटिक्स जो हैं एक दूसरे से मिली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी है कोई, है ना, हम उसमें एक लॉ पास करते हैं कोई, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होगा कि इस लॉ के ऊपर पहले डिबेट होगी, फिर ऑफिशियल्स इलेक्ट किए जाएंगे, फिर शायद ये पास हो जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होगा, अगर कोई न्यू इन्वायरमेंटल लॉ पास होगा तो आपको याद होगा रियो कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल्स अगर आपने सुने होंगे, तो उसके बारे में बात होती है। पेरिस एग्रीमेंट जैसे एक एग्रीमेंट है बिटवीन कंट्रीज, उसमें ऐसी ऐसी डिबेट्स होती हैं जब कोई लॉ पास होता है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसी ऐसी जो है डिस्कशन होते हैं इम्पैक्टिंग द लॉ। फिर पब्लिक पॉलिसी में क्या होता है, जो लॉ मेकर होते हैं, जो लॉ बनाने वाले होते हैं, वो ड्राफ्ट करते हैं स्पेसिफिक रूल, रूल बनाते हैं फॉर अर्बन एंड रिन्यूएबल एंड रीजनल डेवलपमेंट। यानी कि जो लॉ पास हुआ
उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्बन यानी गाँव में या फिर शहरों के अंदर किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए जो रूल्स हैं उनको ड्राफ्ट किया जाता है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सिविल सर्विस यानी कि ब्यूरोक्रेटिक्स लोग जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं ये ऑफिसर्स। यानी कि अगर कोई भी लॉ पास हो रहा है तो वो ये ध्यान रखेंगे कि वो लॉ ढंग से एग्जीक्यूट हो जाए ग्राउंड लेवल पे, और इसका ध्यान रखने का जो सारा काम है वो इन ऑफिसर्स का ही होता है। ठीक है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो ये सब फील्ड्स होती है ना पॉलिटिकल साइंस की, ये कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, यानी ये अकेली नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ भी होता है तो वो हर लेवल पे डिस्कस होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे डिस्कस होता है। सो दे आर गियर्स इन सम मशीन ऑफ पावर। ठीक है। तो ये आज हमने विद एग्जांपल इस टॉपिक को कंप्लीट किया। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस के बारे में समझा, हमने समझा कि गवर्नेंस क्या होती है, एम्पेरिकल क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, की एस्पेक्ट क्या होते हैं गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस क्या होती है। फिर पॉलिटिकल साइंस कैसे यूनिक है क्योंकि ये पावर की बात करता है। पावर क्या होती है, पावर को कौन से लेवल्स पे एक्सरसाइज किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या फ़र्क होता है, इसमें कौन कौन से सब फील्ड्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इनके बीच में क्या फ़र्क है कंपैरेटिव इंटरनेशनल रिलेशन में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, फिर पब्लिक लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी में हम क्या पढ़ते हैं। ये और मैं एंड कर रही थी इसको एक विद एन एग्जांपल कि कैसे ये आइसोलेटेड नहीं होते हैं, इन सब पे फ़र्क पड़ता है सबका। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, और अब हम कल या फिर जो नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा वो आएगा इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, पॉलिटिकल साइंस का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसमें एंशिएंट इन्फ्लुएंस क्या है, मॉडर्न इन्फ्लुएंस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। सो अब ये सीरीज़ जो है चलती रहेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज़ आने वाले फ्यूचर में। ठीक है। और एंड ऑल्सो मैं एक और सीरीज़ ला रही हूँ जिसमें मैं 8th क्लास से एनसीईआरटी शुरू कर रही हूँ सोशल साइंस की। अगर किसी को एनसीईआरटी भी शुरू करनी है मेरे साथ तो वो भी पढ़ना शुरू कर सकता है। ठीक है। और आप सजेस्ट कीजिए कि मैं ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ाऊँ या न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ाऊँ, तो हम वहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है। ताकि मैं ये पूरा चैनल जो है वो पॉलिटिकल साइंस को ही डिवोटेड है। हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। अपना प्यार दिखाना इस सीरीज़ पे, एंड थैंक यू सो मच अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं तो। थैंक यू।